नमस्कार दोस्तों। जीएस स्पेशल लेखपाल और वीडियो के पहली जो मैंने एक जो वीडियो बनाई थी वो इतिहास से प्रारंभ किया था और मध्यकाल भारत पर मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने आपको सिंध के विषय में पढ़ाया था, जिसमें मैंने मोहम्मद कासिम के विषय में संक्षिप्त रूप से आपको बताया था और उसके साथ में मैंने महमूद गजनवी द्वारा जो भारत की विजय अभियान था उसके विषय में आपको बताया था। देखिए, महमूद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो गई और महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो उसके राज्य की रक्षा कर पाते। इसी समय गजनी से उत्तर में 200 मील दूर पर एक गौर जगह थी जहां पर पूर्वी ईरान से आए तुर्क लोग रहते थे। उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 1173 के आसपास गयासुद्दीन नामक व्यक्ति ने गजनी को विजय कर लिया और गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन या यूं कहें कि मुइजुद्दीन बिन साम, जिसे इतिहास में हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, उसे गद्दी पर बिठा दिया। मोहम्मद गौरी अपने भाई गयासुद्दीन का बहुत सम्मान करता था और राजा होने के यानी कि सुल्तान होने के बावजूद उसने कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया और वो अपने भाई के नाम से ही शासन करने लगा। यही मोहम्मद गौरी आगे चलकर भारत पर आक्रमण करेगा और इसी मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान के तराइन के 2 प्रसिद्ध युद्ध होंगे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश का शासक था। पृथ्वीराज चौहान वंश का महानतम शासक तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से पहले जो शासक थे विग्रहराज थे, अर्णोराज थे, जिनके विषय में आपको पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि उनका सिलेबस में उतना महत्व नहीं है। देखिए, सिलेबस में उन युद्धों का और उन राज्यों का महत्व ज़्यादा है जिनसे भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन हुए, तो इसलिए पृथ्वीराज तृतीय का महत्व ज़्यादा है। अब अगर आप गौरी को हम अलग कर देते हैं, अभी गौरी के विषय में, गौरी की विजयों के विषय में हम आगे से शुरू करेंगे, पर इस समय हम गौर में इतने बड़े परिवर्तन हो रहे थे तो अब हम ये देखेंगे कि इस समय भारत में क्या हो रहा था। क्या महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद में भारतीय शासकों ने कुछ सीखा था? क्या भारतीय शासक कोई संघ बनाने में कामयाब हो पाए थे? क्या भारतीय शासक पश्चिमोत्तर भारत से जो खतरे लगातार आ रहे थे उनका सामना करने में सक्षम थे? आइए भारतीय राज्यों की उस समय स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखिए, इस समय कन्नौज पर जयचंद का शासन था। जयचंद इतिहास प्रसिद्ध है, जयचंद को गद्दारी का सिंबल बना दिया गया। हालांकि मैं जयचंद को गद्दार के नज़रिए से नहीं देखता या कोई जयचंद ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जो कि पाप की श्रेणी में आए। तो कन्नौज पर जयचंद का शासन था। कन्नौज आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है और लखनऊ के आसपास स्थित है। अजमेर पर चौहान शासकों का शासन था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय था और गुजरात में चालुक्य के शासक थे। ठीक है, जो गुजरात का जो राज्य था उसका नाम अनिलवाड़ा था और इसका जो प्रतापी शासक था उसका नाम था भीम द्वितीय। ये भारत की स्थिति थी। भारतीय राजा पहले की तरह ही आपस में लड़ते रहते थे। पृथ्वीराज तृतीय जब शासक बना तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। दिल्ली किसकी होगी, इस सवाल पर इसका कन्नौज के शासक जयचंद के साथ में झगड़ा भी हुआ और अंततः दिल्ली पर चौहानों ने अधिकार कर लिया। देखिए, इतिहास में आपको एक कथा सुनाई जाती है, पृथ्वीराज रासो नामक एक कथा है जिस पर एक मूवी भी बन रही है, पृथ्वीराज। तो उसमें आपको पृथ्वीराज और संयोगिता के विषय में बताया जाता है और ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री जो संयोगिता थी उसका बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। देखिए, इस कहानी को इतिहासकार सही नहीं मानते हैं, पर क्योंकि ये किंवदंतियों में है और पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख किया गया है तो मैं इसके विषय में आपको थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जयचंद की एक पुत्री थी, उसका नाम संयोगिता था और संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज तृतीय भी इनसे प्रेम करते थे। अब जैसा कि आपने पुराने समय में देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा कि पुराने समय में स्वयंवरों का आयोजन किया जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और इस स्वयंवर में लगभग सभी बड़े राजाओं को बुलाया गया। ठीक है, ये जो भाई साहब थे भीम द्वितीय, ये भी इसमें गए थे। तो जब भीम द्वितीय यहाँ पे गए, स्वयंवर शुरू हुआ। अब जयचंद की कटुता थी, शत्रुता थी पृथ्वीराज तृतीय के साथ में, तो उसने इस स्वयंवर में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। इस बात को पृथ्वीराज चौहान ने अपने लिए बड़ा अपमानजनक माना। ये स्वयंवर में पहुंचता है और बल द्वारा
संयोगिता का अपहरण करके, हालांकि अपहरण तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि उस काव्य में ऐसा लिखा हुआ है कि संयोगिता अपनी मर्जी से आई थी, संयोगिता का वर्ण करके ये ले आता है। अब इस बात से भीमद्वितीय को बड़ी ठेस पहुंचती है क्योंकि भीमद्वितीय भी संयोगिता से प्रेम करते थे और ये माना जाता है कि जब ये स्वयंवर में उपस्थित थे तो संयोगिता ने इनकी तरफ देखने से भी इनकार कर दिया था। तो भीमद्वितीय इससे बहुत हर्ट हो गए और इसी मतलब इतने हर्ट हो गए कि बाद में भीम और पृथ्वीराज के मध्य कभी कोई अच्छे संबंध नहीं बन पाए। देखिए ये एक कहानी है जो पृथ्वीराज रासों में लिखित है। इस कहानी को इतिहासकार पूरी तरह से सच नहीं मानते हैं। इतिहासकार ये कहते हैं कि ये कहानी झूठ है और इतिहास में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जो इस कहानी की सत्यता की पुष्टि कर सके। परंतु दिक्कत तो हो ही गई। भाई भीमद्वितीय भी ये कह रहे होंगे कि भाई वही क्यों, यानी कि पृथ्वीराज ही क्यों, मुझ में ऐसी क्या कमी है। तो इस प्रकार ये अपने घर मुंह लटका के लौट आए। तो ये स्थिति चल रही थी। दिल्ली के जो तोमर शासक थे उन्हें चौहानों ने अपने अधीन कर लिया था। अब आते हैं हम गौरी पर। देखिए गौरी जो था, मोहम्मद गौरी यानी कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये पश्चिम में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, पर पश्चिम में इस समय ख्वारिज्म नामक एक बड़े शक्तिशाली साम्राज्य था। ख्वारिज्म एक साम्राज्य था जिसमें, जो कि एक ईरानी साम्राज्य था। अब ख्वारिज्मों से लोहा ले पाना इनके लिए आसान नहीं था। ख्वारिज्मों ने इन्हें युद्ध में भी पराजित कर दिया था। तो पश्चिम से पूरी तरह हताश होने के बाद में, यानी कि पश्चिम से हताश होने के बाद में, हालांकि हताश ऐसे कुछ ज़्यादा भी नहीं हुए थे, वो चाहते तो थे ही लगातार कि पश्चिम का इलाका भी मिल जाए, पर उतना आसान नहीं था। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि क्यों ना अपने पूर्ववर्ती महमूद गजनवी के पदचिन्हों पर चला जाए और भारत को विजित किया जाए। पर इस समय एक कठिनाई थी। देखिए जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में इतने कोई संगठित राज्य नहीं थे जितने इस समय उपस्थित थे। चौहान राज्य जो था, जो पृथ्वीराज तृतीय का राज्य था, ये भी बहुत बड़ा एक संगठित राज्य था। जो गेहड़वाल राजा जयचंद था ये भी बहुत शक्तिशाली राज्य था और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो गेहड़वाल राज्य था ये अपने क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा था क्योंकि इसमें बनारस तक का जो राज्य था वो सम्मिलित था। जो बनारस तक का जो क्षेत्र था वो गेहड़वाल राज्य में सम्मिलित था और ये माना जाता है कि ये बनारस से ही शासन करते थे। तीसरे चालुक्य शासक थे। चालुक्य शासक भी बहुत शक्तिशाली शासक थे। आगे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। तो मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण तो करना चाहता था और उसको ऐसा लगता भी था कि ये भारत वो आसानी से जीत लेगा, परंतु हकीकत ये थी कि इस समय परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी और महमूद गजनबी की तरह वॉकओवर तो नहीं था, क्योंकि महमूद नबी के समय कोई भी इतना बड़ा राज्य नहीं था, परंतु इस समय 3 शक्तिशाली राज्य भारत में उपस्थित थे। अब मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला जो आक्रमण किया वो मुल्तान पे किया। 1178 ईस्वी में इसने मुल्तान पे आक्रमण करके उसे जीत लिया। मुल्तान पर उस समय करामाथियों या करामपंथियों का शासन था। लेकिन करामाथी जो एक संप्रदाय था ये बौद्ध धर्म को भी मानता था और थोड़ा बहुत इस्लाम को भी मानता था। इसे आप महायान बौद्ध धर्म की तरह ले सकते हैं। तो इसने मुल्तान जीत लिया और मुल्तान जीतने के बाद में इसने दक्षिणी राजपूताना होते हुए गुजरात के चालुक्यों पर हमला किया। गुजरात में जो इस समय शासन कर रहा था उस व्यक्ति का नाम मूलराज द्वितीय था और जिसके छोटे भाई का नाम भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भीम द्वितीय अपनी माता नायिका देवी के साथ में गुजरात की सीमा पर आया और उसने मोहम्मद गौरी के हमले का सामना किया। और मोहम्मद गौरी को 1178 में भीम द्वितीय ने इतनी बुरी तरह पराजित किया कि जितनी स्पीड के साथ में आया था उससे दुगनी स्पीड के साथ में गौरी गजनी वापस भाग गया। अब जब गजनी पहुंच गया गौरी तो उसको एक बात तो समझ आ गई कि राजपूताना होते हुए तो वो भारत जीत नहीं सकता। तो उसने अपनी पूरी योजना ही बदल दी। उसने क्या काम किया, ये जो इसने चालुक्यों पे आक्रमण किया था ये गोमल दर्रे से होकर किया था। उसने अपनी योजना बदल दी। उसने सोचा कि पंजाब पर गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन है और खुसरो मलिक जो था वो इतना मजबूत शासक नहीं था। देखिए महमूद गजनवी बहुत प्रतापी शासक था, पर जो गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक वो उतना प्रतापी नहीं था। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर जीत लिया। पेशावर जीतने के बाद में 1186 ईस्वी में इसने लाहौर जीत लिया और लाहौर जीतने के बाद में 1192 ईस्वी में खुसरो मलिक को मार दिया गया। 1186 ईस्वी में खुसरो मलिक को पकड़ लिया गया था और 1192 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। तो जो गजनवी थे उनका सितारा हमेशा के लिए डूब गया। अब जो 2 मुख्य शक्तियां मैदान में आई, क्योंकि देखिए उत्तर भारत पर दिल्ली तक जो राज्य था वो चौहानों का था और
गुजरात में तो लड़कर ही आया था, तो अब दो बड़ी शक्तियां, जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी। स्थिति तब बड़ी भयंकर हो गई जब गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा पर कब्जा कर लिया। अब भटिंडा जो था उसे पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य की सीमा मानता था। देखिए, भटिंडा से उधर पूरा पंजाब पड़ा हुआ था, परंतु पृथ्वीराज चौहान या किसी भी भारतीय शासक ने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया कि हम जो भारत की रक्षा का जो द्वार है, जो पश्चिमी द्वार है, इसका कभी संगठन किया जाए, यहाँ पर जीतने की कोशिश की जाए, जो विदेशी शासक है उन्हें यहाँ से भगा दिया जाए। कि अगर आप भारत के मुख्य द्वार को यानी कि छोड़ देंगे, फिर आपको सारे जो युद्ध हैं वो भारत की मुख्य भूमि पर लड़ने पड़ेंगे, और जब सारे युद्ध आप भारत की मुख्य भूमि पर लड़ोगे, मान लीजिए आप 3 युद्ध लड़े जिसमें आप 2 जीत गए, परंतु आप 1 युद्ध हार गए, तो जो आपकी भारत की जो मुख्य भूमि पर अवस्थित जो आपका राज्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। और यही कमी भारतीय शासकों की इतनी बड़ी निकली कि इसने लगभग पूरे उत्तर भारत पर तुर्कों का शासन प्रारंभ करवा दिया। देखिए, गौरी आया, गौरी ने भटिंडा जीत लिया। इस बात की खबर अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय को हुई। पृथ्वीराज तृतीय इस बात से बहुत आहत हुआ और एक बड़ी सेना लेकर वो भटिंडा की तरफ चला, और ये बात मोहम्मद गौरी के पास भी पहुंची। मोहम्मद गौरी भटिंडा में कुछ दिनों रुका था और वो उस समय भटिंडा से वापस गजनी जाने के विषय में सोच रहा था, परंतु जैसे ही उसे इस बात की सूचना मिली कि पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना के साथ में भटिंडा पर कब्जा करने के लिए आ रहा है, तो वो रुक गया। उसने करनाल के पास तराइन नामक एक जगह पर मोर्चा लिया और तराइन में दोनों के बीच में पहला युद्ध हुआ, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, और जो तराइन है वो आज के करनाल राज्य में है। पृथ्वीराज चौहान इस समय पूरे लाव लश्कर के साथ में गया था, और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया। देखिए, युद्ध के विषय में ज़्यादा जानना तो आवश्यक नहीं है, पर मैं आपको युद्ध के विषय में कुछ झलकियाँ दे देता हूँ। हुआ क्या था कि जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध करने के लिए गया, गौरी उतना तैयार नहीं था। हालांकि गौरी के पास सेना तो थी, पर गौरी उस स्तर पर तैयार नहीं था, और पृथ्वीराज भी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ में नहीं गया था। तो दोनों पहुँचे। पृथ्वीराज की सेना में गोविंद राय था, जो इसका सेनापति था, जिसे दिल्ली का शासक माना जाता है, दिल्ली का तोमर शासक माना जाता है, दिल्ली का शासक माना जाता है। तोमरों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, क्योंकि दिल्ली में पहले तोमर वंश का आधिपत्य था। गोविंद राय था, स्कंद था। अब 2 नाम है, एक तो गोविंद राय है और एक खांडे राय है। कुछ किताबों में तो गोविंद राय और खांडे राय एक ही व्यक्ति का नाम मिलता है, और कुछ किताबों में 2 अलग व्यक्तियों का नाम मिलता है। तो हम अब जैसा भी चाहें, हालांकि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हम कुछ भी इसको मान लेते हैं। जब पहला युद्ध चल रहा था, दोनों सेनाओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। गौरी अपने घोड़े पर था और जो ये गोविंद राय था ये हाथी पर था। जब गौरी ने देखा कि उसकी सेना बुरी तरह पस्त है और युद्ध हारने की स्थिति है, तो उसने एक साहसिक चाल चली, क्योंकि गोविंद राय पृथ्वीराज की सेना का सेनापतित्व कर रहा था। पृथ्वीराज वाकई पृथ्वीराज राजा था, परंतु जो सेनापति था वो गोविंद राय था, और गोविंद राय आगे बढ़कर अपने हाथी से गौरी की सेना का संहार कर रहा था। तो मोहम्मद गौरी आया, और आपने देखा होगा एक लांस मतलब एक बहुत लंबा भाला टाइप होता है, उसने वो मतलब जब फेंका तो जो गोविंद राय था उसके 2 दांत टूट गए। इस बात से गोविंद राय बड़ा दुखी हुआ, उसे बड़ा गुस्सा आया एकदम से। उसने अपना भाला पूरी ताकत से मोहम्मद गौरी की तरफ फेंक कर मारा, और मोहम्मद गौरी का जो दायां बाजू था वो बुरी तरह घायल हो गया, और मोहम्मद गौरी जो था अपने घोड़े से गिर गया। स्थिति ये आ गई कि जो चौहान सैनिक थे वो गौरी को पकड़ने वाले थे, परंतु तभी एक खिलजी घुड़सवार था, वो मोहम्मद गौरी की जान बचाकर भाग गया, और मोहम्मद गौरी की इस प्रकार जान बच गई। मोहम्मद गौरी गजनी पहुंच गया। अब फिर वही कहानी दोहराई गई। देखिए, मोहम्मद गौरी गजनी चला गया। ये पूरा जो क्षेत्र था लाहौर, यानी कि जो पश्चिमी पंजाब, आज जो पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था, आज पंजाब के 2 पार्ट हो चुके हैं। पूर्वी पंजाब भारत में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। तो ये पश्चिमी पंजाब का जो पूरा क्षेत्र था ये पूरी तरह शून्यहीनता, मतलब शून्य स्थिति हो गई। यहाँ पे तरह से शक्तिहीनता की स्थिति हो गई। पर पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की गलती ये रही कि उसने आगे बढ़कर इस जो क्षेत्र था इस पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं की। उसने केवल भटिंडा के किले को जीत लिया। भटिंडा के किले पर मोहम्मद गौरी ने एक सेनापति नियुक्त किया था। पृथ्वीराज चौहान 10-11 महीने की समय के बाद में वो किला जीत लिया।
परंतु इस पश्चिमी पंजाब पर कब्जा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। गजनी पहुंच चुका था मोहम्मद गौरी और उसकी स्थिति भी बहुत खराब थी। पर जब पृथ्वीराज चौहान भी अपने कार्यों में लीन हो गया तो मोहम्मद गौरी को भी अपना जो शक्ति थी उसे बढ़ाने का मौका मिल गया। अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से मिली इस हार से बहुत दुखी था। उसने लगभग 1 साल अपना केवल यही सोचते हुए निकाल दिया कि मैं किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को हराऊंगा, क्योंकि उसने इस हार को बड़ा अपमानजनक माना था। उधर पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी के विषय में सोचना ही बंद कर दिया। उसने ये सोचा था कि जिस प्रकार महमूद गजनी भारत पर छापे मारता था और युद्ध करने के पश्चात धन लूट के वापस गजनी चला जाता था, मोहम्मद गौरी भी ऐसा ही करेगा। अब चूंकि उसने उसे हरा दिया है तो वो आगे आक्रमण नहीं करेगा। अगर आगे आक्रमण करेगा तो फिर देखा जाएगा। उसने इस विषय में कोई बेहतर तैयारी नहीं करी और स्थिति ये हुई कि 1192 में गौरी अपनी पूरी ताकत से लगभग 1,40,000 अश्वारोही यानी कि ये कहेंगे घुड़सवार लेकर आया और सहसा वो पृथ्वीराज चौहान की सीमा पर उपस्थित हुआ। अब पृथ्वीराज चौहान उस समय क्या कर रहे थे, मैंने अभी आपको संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनाई है। ये 1191 और 1192 के बीच की कहानी है। तो चंद्रवरदाई ये बोलते हैं कि संयोगिता से शादी विवाह करने के बाद में जो पृथ्वीराज थे वो आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए और उन्होंने राजकाज की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हालांकि बहुत से इतिहासकार इस जो कहानी है उस पर विश्वास नहीं करते, परंतु इतिहासकार एक बात पे तो सहमत हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जो सैनिक शक्ति थी ना तो उसे बढ़ाने का कोई प्रयत्न किया और ना ही गौरी के खतरे को कभी गंभीरता से लिया। तो इस प्रकार 1192 ईस्वी में गौरी ने फिर पृथ्वीराज की सीमा पर दस्तक दी और अपना एक दूत पृथ्वीराज के पास में भेजा। उसने पृथ्वीराज से कहा, आप युद्ध करेंगे तो निश्चित ही हार जाएंगे, इसलिए आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। पृथ्वीराज चौहान ये शब्द तो सुन ही नहीं सकता था क्योंकि बहुत प्रतापी शासक था और उसे महान योद्धा के विषय में भी याद किया जाता है। और पृथ्वीराज चौहान की निद्रा टूटी और उसने गौरी का मुकाबला करने का निर्णय लिया। 1192 में दोनों फिर तराइन जो करनाल में अवस्थित है, करनाल के आसपास तराइन के क्षेत्र में एक दूसरे से जाके दोनों की भिड़ंत हुई। देखिए फिर मैं आपको युद्ध के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। ज़्यादातर इतिहासकार मुस्लिम इतिहासकार ये मानते हैं कि जो पृथ्वीराज तृतीय था वो लगभग 3 लाख की सेना लेकर आया था, परंतु भारतीय इतिहासकार इस बात को गलत मानते हैं। पर हाँ, इतना तो माना ही जाता है कि यदि मोइजुद्दीन बिन साम यानी कि मोहम्मद गौरी के पास यदि 1,20,000 सैनिक थे तो पृथ्वीराज तृतीय के पास में उससे तो ज़्यादा ही सेना थी। तो हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वीराज के पास लगभग 1.5 लाख सेना थी। और मोहम्मद गौरी भी ये मानता था और मोहम्मद गौरी को भी ये पता था कि आमने सामने के युद्ध में पृथ्वीराज की जो सेना थी उससे जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वीराज के जो पृथ्वीराज के जो तलवारबाज थे यानी कि जो घुड़सवार तलवारबाज थे उनकी जो कीर्ति थी वो समस्त विश्व में थी। अब गौरी को ये पता था कि आमने सामने के युद्ध में पृथ्वीराज से जीतना लगभग नामुमकिन है, तो उसने एक चाल चली। पहले तो उसने क्या काम किया, देखिए भारतीय जो राजा थे वो कुछ नियमों के साथ में लड़ते थे। पहला नियम तो ये था कि वो रात में हमला नहीं करते थे, परंतु जो तुर्क थे उन्होंने इन सब बातों का ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए जीतना ज़रूरी था और भारतीय शासकों के लिए धर्म युद्ध करना ज़रूरी था, परंतु जो तुर्की शासक थे वो भी इस चीज़ वो जीतने से उन्हें मतलब था, वो धर्म युद्ध वगैरह पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और यही जो जीतने की कला थी बाद में मराठों ने सीखी दक्षिण में, और यही गुरिल्ला वार कहें या ये टैक्टिकल वार कहें, इसी के सहारे उन्होंने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। तो पहले तो मोहम्मद गौरी ने एक काम किया, रात में जो मोहम्मद गौरी की छावनी थी उस पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज की जो छावनी थी मोहम्मद गौरी ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब पृथ्वीराज के लिए तो एक अनोखी बात हो गई कि भाई रात में किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, ये तो राजपूती या क्षत्रिय शान के विपरीत है। जो रात में हमला किया इससे पृथ्वीराज को बहुत नुकसान हुआ, उसके काफ़ी सैनिक इस हमले में मारे गए। उसके बावजूद भी पृथ्वीराज की जो सेना थी वो इतनी ताकतवर थी कि मोहम्मद गौरी को हराने में सक्षम थी, और ये बात मोहम्मद गौरी भी जानता था। तो उसने क्या काम किया, अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित कर लिया, और ये 4 भागों में उसने जो घुड़सवार तीरंदाजों को नियुक्त किया। उसने क्या काम किया, जो पृथ्वीराज की सेना थी उसे चारों ओर से, यहाँ से इधर से चारों ओर से घेर लिया, और चारों ओर से उसके तीरंदाज पृथ्वीराज की सेना पर हमला करने लगे। सामने से उन्होंने आक्रमण करना बंद कर दिया। अब पृथ्वीराज के जो सैनिक थे वो इस युद्ध में माहिर नहीं थे, उन्हें सिर्फ एक बात आती थी कि भीड़ की तरह जाके लड़ो और मरो काटो, एक दूसरे को मारो, जो भी जीत जाएगा वो विजेता होगा। ये युद्ध की नई पद्धति थी।
पृथ्वीराज के सैनिक इसके बिल्कुल भी आदी नहीं थे। अब वो सोच रहे थे कि हम जाएं और हमला करें, आमने सामने का युद्ध, और हम हराएं और अपने घर जाएं। पर दिक्कत ये हुई कि अब शत्रु दिख ही नहीं रहा था। वो चारों तरफ से तीरंदाज इतनी बुरी तरीके से गौरी की सेना पे हमला कर रहे थे कि उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि मारना कैसे है। इससे गौरी की जो सेना थी वो उसमें एक तरीके के कियोस हो गया, उसमें भगदड़ सी मचने लगी। अब गौरी ने अपने तीरंदाजों से एक बात तो साफ कर दी थी कि आप पे चाहे कितना भी हमला हो, आप आगे बढ़कर इनसे युद्ध नहीं करेंगे। कहने का मतलब था आपका काम सिर्फ तीरंदाजी करना है और जितना हो सके गौरी की पृथ्वीराज की सेना को नुकसान पहुंचाना है। यदि आपके पीछे वो आए तो आप अपना जो जगह छोड़ देंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। जब पृथ्वीराज की सेना बहुत परेशान हो गई तो उन्होंने अपनी लाइनों से बाहर निकल कर, देखिए लाइनें बड़ी व्यवस्थित थी, इतनी व्यवस्थित लाइनें थी कि आमने सामने के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने तोड़ नहीं पाता। तो ये जो मोहम्मद गौरी की जो एक जो धनुर्धर वाली जो टुकड़ी थी, इसने ऐसा पैनिक क्रिएट किया कि जो ये सैनिक थे पृथ्वीराज के, ये इनके पीछे भागने लगे। और जब ये इनके पीछे भागने लगे लड़ने के लिए, तो जैसे इन्हें आदेश मिला था कि ये यहाँ से भाग गए। अब जब ये भाग गए तो इसकी कुछ टुकड़ियाँ तो आगे ही फंस गई, और इसी समय तुर्कों की जो घुड़सवार सेना थी उन्होंने पृथ्वीराज पे पूर्ण हमला बोल दिया। अब चारों तरफ से जो एक पैनिक में, कियोस में, यानी कि जो कहे कि एक भगदड़ में जो पृथ्वीराज की सेना थी वो पराजित हो गई। अब इस विजय के बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज का क्या हुआ, कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। देखिए इतिहासकारों का एक गुट तो ये बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध क्षेत्र में पकड़ लिया गया और तत्काल उसको मौत के घाट उतार दिया गया। परंतु एक समकालीन इतिहासकार है, उनका नाम हसन निजामी है, वो एक तर्क देती है कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध क्षेत्र में नहीं पकड़ा गया, बल्कि वो हाथी पे लड़ रहा था और जब उसने देखा कि उसकी सेना की पराजय हो रही है तो वो घोड़े पे बैठकर युद्ध क्षेत्र से चला गया और अंत में उसे सिरसा, यानी कि आज के हरियाणा में एक जगह सिरसा है, वहाँ पर पकड़ लिया गया और उसको मौत के घाट उसको मोहम्मद गौरी ने तत्काल उसका वध नहीं किया और उसके साथ में मोहम्मद गौरी अजमेर आया और पृथ्वीराज चौहान इस बात पर राजी हो गया कि वो मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेगा और मोहम्मद गौरी की अधीनता में अजमेर से अपना शासन करता रहेगा। इतिहासकारों का तीसरा जो मत है, जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई के उसमें काव्य पृथ्वीराज रासो में मिलता है, वो ये बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हरा कर गजनी ले जाया गया, जहाँ पर शब्द वेदी भाट द्वारा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। परंतु इतिहासकार हसन निजामी का मत स्वीकार करते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अजमेर गए, ये माना जाता है कि कुछ समय तक तो पृथ्वीराज ने अधीनता में शासन किया, परंतु उसके बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया और जब इन्होंने विद्रोह कर दिया तो मोहम्मद गौरी ने इन्हें मरवा दिया, इनका वध करवा दिया, इनकी हत्या करवा दी। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने इनके पुत्र को शासक बनाकर दिल्ली भेज दिया। 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने राजपूत जो प्रतिरोध था उसका नेतृत्व संभाला और हरिराज ने सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर का एक बड़ा फेमस किला है, वहाँ पर कब्जा कर लिया। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन पर आक्रमण किया और अपनी स्थिति कमजोर देखकर ये पीछे हट गए और पीछे के हटना इन्होंने इतना अपमानजनक माना कि हरिराज ने चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन पहले जयपाल ने भी आत्महत्या कर ली थी। मुस्लिम शासकों में और कुछ राजपूत जो शासक थे, क्षत्रिय शासक थे, उनमें बड़ी क्षत्रिय शासकों में एक कमी थी कि वो सीखते नहीं थे अपनी हारों से। गौरी भी कई युद्ध हारा था, परंतु उसने अपनी हार से सीखा और अपनी हार से सीखने के बाद में उसने कितने बड़े साम्राज्य पर कब्जा जमाया। यदि आप स्वयं ही मृत्यु का वर्ण कर लेंगे, चिता का वर्ण कर लेंगे, आप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, तो उससे ना तो देश को कोई फायदा होगा, ना आपके राज्य को, ना आपके वंश को कोई फायदा होगा। तो हरिराज ने भी स्वयं चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब गौरी के सामने भारत पर कब्जा जमाने के लिए दो सबसे बड़े राज्यों का गौरी को सामना करना था, जिसमें एक तो कन्नौज था जो कि गैड़वाल शासक था, जिसका राज्य के कन्नौज से लेकर बनारस तक फैला हुआ था, कुछ उससे पूर्व उत्तरी हिस्सा भी उसके कब्जे में था। और दूसरा शासक चालुक्य शासक भीम द्वितीय था, जो एक बार मोहम्मद गौरी को हरा चुका था। मोहम्मद गौरी 1194 ईस्वी में कन्नौज की ओर उन्मुख हुआ, लगभग 50,000 घुड़सवारों के साथ में कन्नौज की ओर बढ़ा। इधर जयचंद ने भी गौरी से लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, पर जयचंद भी करीब 1 लाख की सेना लेकर गौरी से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया। इटावा और कन्नौज के बीच में एक जगह चंदावर है, वहाँ इन दोनों को युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार के नज़दीक था और जयचंद को जीत मिलने ही वाली थी, परंतु एक सहसा एक तीर जयचंद की आंख में आकर लगा और जो जयचंद है वो अपने हाथी से गिर गया और रण क्षेत्र में ही जयचंद की मृत्यु हो गई। अब जब सेनापति की मृत्यु हो गई तो जयचंद की सेना में भगदड़ मच गई और गौरी ने हारी हुई बाजी जीत ली।
ये जीत गौरी के लिए बड़ी कामयाब हुई और उसने बनारस तक के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने अपनी एक सेना को गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय के पास में भेजा। भीम द्वितीय ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार तो हरा दिया और वो हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक को वापस भगा दिया, परंतु जब कुतुबुद्दीन ऐबक दोबारा आया तो दोबारा में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को पराजित किया और गुजरात के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। परंतु तुर्क इस समय इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए थे कि वो गुजरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाते, अपना जो सैनिक बेस था उससे दूर इतने बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाते। और शीघ्र ही भीम द्वितीय ने अपनी सेना और राज्य के निवासियों की मदद से तुर्कों को यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने राज्य अनिलवाड़ा जो कि गुजरात में अवस्थित है वहाँ से भगा दिया। इसके बाद में 100 वर्षों तक तुर्कों ने गुजरात की ओर नहीं देखा। आगे जो गुजरात पे हमला होगा वो अलाउद्दीन खिलजी के समय होगा। इधर हारकर इन्होंने अपना राज्य उत्तर में फैलाने की पूर्व में फैलाने के विषय में सोचा और इन्होंने दक्षिण भारत के विषय या पश्चिमी भारत के विषय में सोचना लगभग बंद कर दिया। इसके बाद एक सेनापति था बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी का एक प्रिय सेनापति था। उसने बिहार पे आक्रमण किया। यहाँ का जो शासक था उसका नाम इंदुमन भीरू था जो कि बिना युद्ध किए ही भाग गया। बिहार भी कब्जे में आ गया। इसके बाद बंगाल का नंबर आया। देखिए बंगाल के जो शासक थे लक्ष्मण सेन वो बड़े प्रतापी शासक थे, अपने समय पे एक महान योद्धा भी रहे थे। उन्होंने जयचंद को भी हराया था, परंतु इस समय उनकी 80 वर्ष की अवस्था थी, वृद्ध अवस्था में थे। तो जैसे ही लक्ष्मण सेन को बिहार राज्य की हार की खबर मिली, हालांकि तुर्कों की जीत की खबरें लक्ष्मण सेन को बहुत पहले से मिल रही थी। पृथ्वीराज चौहान के पतन की और जयचंद के पतन की खबरें इनके पास में पहुंच रही थी, इसलिए ये बहुत मतलब परेशानी में थे। और इसी परेशानी में इन्होंने कुछ ब्राह्मणों से सलाह ली और ब्राह्मणों ने इनसे कहा कि आप एक ऐन्द्रिक यज्ञ करवाइए और इस यज्ञ के प्रभाव से जो तुर्क हैं आपकी सीमा तक नहीं आ पाएंगे। देखिए ये पाखंड या ढोंग या जो भी कुछ कहें, देखिए यज्ञ का अपना एक महत्व होता था, मैं उसके महत्व से इनकार नहीं करता हूँ, पर युद्ध आपको रण क्षेत्र में लड़ना पड़ता है। कोई भी यज्ञ या कोई भी पुरोहित आपको रण क्षेत्र से बचा नहीं सकता। और अंत में हुआ भी ये महाशांति एक जो यज्ञ था, महाइंद्रिक शांति यज्ञ था, वो करवा रहे थे और बख्तियार खिलजी ने उसी समय इन पर हमला कर दिया। ये भौचक्के रह गए क्योंकि इन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यज्ञ के बीच में बख्तियार खिलजी आ जाएगा और ये सहसा अपना राज्य छोड़ के भाग खड़े हुए। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमा लिया। दक्षिणी हिस्से में लक्ष्मण सेन का अब भी कब्जा रहा और आगे तक भी रहेगा। इसी समय बख्तियार खिलजी ने एक मूर्खता की, उसने तिब्बत में हमला करने के विषय में सोचा और एक अनजान देश में जिसके न रास्तों के बारे में पता, दुर्गम पहाड़ियाँ थी, उसने तिब्बत पर हमला कर दिया। अब तिब्बती बड़े लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, उन्होंने सोचा, उन्हें भी बख्तियार की जो साहस का पता चला, तो तिब्बत की सेना थी, उन्होंने सोचा कि जहाँ तक बख्तियार घुस सकता था उसे घुसने दिया जाए और जब एक जगह तक एक लास्ट तक वो पहुंच जाएगा फिर उसे घेर के उसे मार दिया जाएगा। अब हुआ भी, तिब्बती सेना पीछे हटती रही। बख्तियार ये सोचते रहे कि हमारा कितना प्रभाव है, कितने प्रतापी हैं हम कि हम सबको हरा सकते हैं। अब ये तो रणनीतिक चाल थी तिब्बत के राजा की। ये पीछे हटते रहे। एक जगह ऐसी आई कि बख्तियार खिलजी को के पीछे एक उफनती नदी थी और आगे तिब्बती राज्य की बहुत बड़ी एक सेना खड़ी थी। अब बख्तियार खिलजी के आगे कुआं और पीछे खाई। आगे अगर जाते तो बचने की संभावना नगण्य थी क्योंकि तिब्बती एक बहुत बड़ी सेना के साथ में आए थे। इन्होंने आप देखा न ताओ अपने पीछे वाली उफनती नदी में छलांग लगा दी। 10,000 की सेना थी, सारी नष्ट हो गई। बख्तियार बचे और कुछ 100-200 सैनिक बचे। इस हार के बाद में बख्तियार को इतना धक्का लगा कि वो बीमार पड़ गए और इसी बीमारी में एक दूसरे तुर्की सरदार ने उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह उत्तरी बंगाल को जीतने के बाद में तुर्कों का जो अभियान था वो इधर बख्तियार खिलजी के साथ में खत्म हो गया। अब जो दक्षिणी बंगाल था वो मैं आपको बताऊंगा कब जीता जाएगा। इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने 1204 ईस्वी में ख्वारिज्म के शासक से अंध खुद का युद्ध किया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बड़ी बुरी तरह पराजय हुई। अब ये तुर्कों के लिए छुपा हुआ वरदान था, परंतु भारत के बड़ी डिस्टर्बिंग एक बड़ी बुरी खबर थी क्योंकि अब तुर्क पश्चिम में अपने प्रसार को, ये जो गौर के तुर्क थे इन्होंने गजनी तक अपना पूरा शासन स्थापित कर लिया था। अब ये पश्चिमी प्रसार को, इनका जो पश्चिमी प्रसार था वो ख्वारिज्म शासक ने पूरी तरह रोक दिया। अब इनके पास में पूर्व में जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा और ये तुर्कों के लिए एक वरदान साबित हुआ। तुर्कों के लिए नहीं, ये इस्लाम के लिए भी वरदान साबित हुआ क्योंकि जब 1226 ईस्वी में
मंगोल नेता चंगेज खान पूरे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया पर एक हमला करेगा तो भारत को छोड़कर जितने भी पश्चिम और मध्य एशिया के मुस्लिम राज्य थे वो पके आम की तरह गिरेंगे और कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जो मंगोल शासक चंगेज खान के सामने टिक पाएगा। परंतु जो तुर्कों का जो भारतीय राज्य था, सौभाग्यवश चंगेज खान उस राज्य तक नहीं आएगा और जो तुर्क थे वो इस क्षेत्र में बस जाएंगे। वो कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1204 में अंधकूट के युद्ध में हार गए। लगभग इन्होंने इस पट्टी पर उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल की पट्टी पर कब्जा जमा लिया था। जो राजस्थान था, अजमेर के दक्षिण का जो क्षेत्र था वो पूरा स्वतंत्र था। गुजरात तो स्वतंत्र था। साउथ में ये गए नहीं क्योंकि साउथ में जाना या दक्षिण में जाना उस समय पॉसिबल नहीं था। 1206 ईस्वी में गौरी फिर भारत लौटे क्योंकि जो खोखर थे, जो सीमांत प्रदेशों के जो एक बड़े दुर्गम सैनिक भी थे और उग्र टाइप के उनका स्वभाव था, उन्होंने महमूद गजनवी के लिए भी परेशानी उत्पन्न की थी, उन्होंने गौरी के लिए भी परेशानी उत्पन्न कर दी। मोहम्मद गौरी आए और उन्होंने आकर खोखरों से युद्ध किया, खोखरों को हरा दिया। मोहम्मद गौरी जब इस जीत के बाद में गजनी वापस जा रहे थे तो एक जगह पर उन्होंने अपना शामियाना मतलब अपना टेंट वगैरह लगाया और वो संध्याकालीन नमाज पढ़ रहे थे अपने टेंट में। उसी समय कुछ खोखर आए। खोखर आज जाट भी हैं, कुछ खोखर राजपूत भी हैं। भारत में जब खोखर जाती है तो जाट जाति, खोखर जो गोत्र है वो जाट जाति में मिलता है। तो वो खोखर आए और उन्होंने मोहम्मद गौरी की नमाज पढ़ते हुए हत्या कर दी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। इसके साथ में ये आपका जो आज का अध्याय था खत्म हो गया। अगले जो लेक्चर है उसमें हम आगे के जो तुर्क राजा हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो दूसरा लेक्चर आपका संपन्न हुआ। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और यदि पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जितना भी हो सके इसे लेक्चर को शेयर करें। धन्यवाद।